करोड़पति लड़का बोला, खाना दूंगा, पर मेरे साथ कमरे तक चलो। गरीब लड़की ने सोचा भी नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। दोस्तों, यह सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश की, जहां वाराणसी के 80 घाट की सीढ़ियों पर शाम धीरे धीरे उतर रही थी। गंगा मैया की आरती की तैयारियां चल रही थीं। सब कुछ इतना पवित्र, इतना दिव्य लग रहा था कि लगता था जैसे यहां कोई दुख टिक ही नहीं सकता। लेकिन उसी घाट की एक सीढ़ी पर थोड़ी दूर हटकर एक बेहद खूबसूरत लड़की चुपचाप बैठी थी। मीरा। सिर्फ 20 साल की मीरा का शरीर जैसे उम्र से पहले ही थक चुका था। उसके कुचले हुए सलवार सूट का रंग अब पहचान में नहीं आता था। दुपट्टे में इतने छेद थे कि वह ढकने से ज्यादा उसकी बेबसी को उजागर कर रहा था। पैरों में चप्पल नहीं थी, एड़ियां फटी हुई थीं, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे, जैसे कई रातों से नींद ने उसका रास्ता ही भुला दिया हो। गाल और होंठ इतने सूखे थे कि हर सांस के साथ वे चटकने लगते थे। लेकिन सबसे ज्यादा जो चीख रहा था वह उसका पेट था। भूख, ऐसी भूख जो आवाज नहीं करती लेकिन अंदर से इंसान को खोखला कर देती है। मीरा गंगा की ओर नहीं देख रही थी, वह लोगों को देख रही थी, हर गुजरते चेहरे को, हर आते जाते कदम को। उसकी आंखों में भीख नहीं थी, उसमें सिर्फ एक सवाल था, क्या मैं इंसान नहीं हूं? लोग आरती देखते, प्रसाद लेते और अपने अपने घरों को लौट जाते। किसी की नजर उस लड़की पर नहीं ठहरती थी जो उसी घाट की सीढ़ियों पर बैठी जिंदगी से जूझ रही थी। तब भीड़ के बीच से एक हट्टा कट्टा हलवाई गुजरा। उसके हाथ में गरम गरम समोसे थे। घी की खुशबू हवा में फैल गई। मीरा का पेट ऐंठ गया, उसकी उंगलियां अनजाने में सिमट गईं। भूख ने जैसे भीतर से उसे जोर से जकड़ लिया। हलवाई ने एक समोसा उठाया और पास बैठे एक कुत्ते की तरफ उछाल दिया। कुत्ता तुरंत छपटा, फिर उसने दूसरा समोसा मीरा की तरफ फेंक दिया। एक पल के लिए समय जैसे थम गया। कुत्ता भी लपका, मीरा भी आगे बढ़ी, लेकिन तभी मीरा रुक गई। वह समोसा जमीन पर गिरा पड़ा था, कुत्ते के ठीक पास। मीरा ने उसे उठाया नहीं, उसका हाथ वहीं रुक गया। इतनी भूख में भी उसका स्वाभिमान जिंदा था। उसने सोचा, जानवर और मुझ में कुछ तो फर्क होना चाहिए। वह चुपचाप पीछे हट गई। कुत्ता समोसा लेकर भाग गया। भीड़ में खड़ा एक युवक यह सब देख रहा था। आदित्य प्रताप सिंह, करीब 28 साल का, लंबे कद काठी वाला, महंगे कपड़ों में सजा हुआ युवक। बनारस के एक पुराने रईस खानदान का वारिस। शहर में रूहानी रसोई नाम से उसका एक बड़ा हेरिटेज रेस्टोरेंट था। पैसे की कोई कमी नहीं थी, नाम था, पहचान थी, लेकिन उसके भीतर कहीं एक खालीपन था जिसे कोई दौलत भर नहीं पाई थी। वह अक्सर शाम को घाट पर आता था, सुकून की तलाश में। आज उसकी नजर मीरा पर ठहर गई थी। उसने देखा, भूख से तड़पती लड़की, जमीन पर पड़ा समोसा और उसे न उठाने का साहस। आदित्य की आंखों में एक अलग सी चमक आई। वह भीड़ को चीरता हुआ मीरा की ओर बढ़ा। मीरा ने जब सामने एक आदमी को खड़ा देखा तो डर गई। उसने अपने पैर सिकोड़ लिए। उसे लगा शायद यह भी कोई ताना मारने आया है या कोई पुलिस वाला होगा जो उसे यहां से भगा देगा। लेकिन आदित्य ने जेब से पैसे नहीं निकाले। वह उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया और बहुत नरम आवाज में पूछा, भूख लगी है? मीरा कुछ नहीं बोली, बस उसकी आंखों में देखते रही, डरी हुई, सहमी हुई। आदित्य ने दोबारा कहा, मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूं, लेकिन एक शर्त है। शर्त शब्द सुनते ही मीरा का दिल धक से रह गया। गरीबों की दुनिया में शर्तों का मतलब अक्सर एक ही होता है। उसकी मुट्ठियां कस गईं। आदित्य ने शायद उसका डर समझ लिया। उसने तुरंत हाथ जोड़ लिए। गलत मत समझना, वह बोला, मैं मुफ्त में खाना नहीं दूंगा। मीरा की सांस अटक गई। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, आदित्य ने शांत स्वर में कहा। बदले में खाना मिलेगा, रहने की जगह मिलेगी और मेहनत की इज्जत भी। उसने एक पल रुककर कहा, भीख मांगकर पेट भरोगी या काम करके सिर उठाओगी, फैसला तुम्हारा है। मीरा सन्न रह गई। आज तक लोगों ने उसे सिक्के दिए थे, गालियां दी थीं, हिकारत दी थी, लेकिन किसी ने उसे काम नहीं दिया था।
किसी ने उसे बराबरी से नहीं देखा था। वह आदित्य की आंखों में देख रही थी। वहां न हवस थी न दया, वहां सिर्फ भरोसा था। मीरा के होंठ कांपे। मुझे काम नहीं आता साहब। आदित्य मुस्कुराया। कोई मां के पेट से सीख कर नहीं आता, उसने कहा। नीयत साफ हो तो पत्थर भी कारीगरी सीख लेता है। मीरा धीरे धीरे उठी। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। वह आदित्य की काली चमचमाती गाड़ी की ओर बढ़ गई। काली गाड़ी घाट की भीड़ से निकलकर संकरी गलियों में मुड़ गई। मीरा पिछली सीट पर सिमटी बैठी थी। खिड़की से बाहर भागते हुए बनारस को देख रही थी। उसका दिल तेज तेज धड़क रहा था। यह डर का धड़कना था या उम्मीद का, वह खुद नहीं जानती थी। उसके हाथ अपनी गोद में जकड़े हुए थे, जैसे जरा ढील दी तो सब कुछ बिखर जाएगा। ड्राइवर ने शीशे से एक बार मीरा को देखा और नाक सिकोड़ ली। आदित्य ने यह देख लिया। वह धीमे लेकिन सख्त स्वर में बोला, सीधे रेस्टोरेंट चलो। उसने शांत लेकिन साफ आवाज में कहा। कुछ ही देर में गाड़ी एक पुरानी हवेली के सामने रुकी। ऊंचे फाटक, पीली रोशनी और भीतर से आती मसालों की खुशबू। यह रूहानी रसोई थी, जहां इलायची, केसर और देसी घी की महक हवा में तैरती रहती थी। मीरा गाड़ी से उतरी तो उसे अपने पैरों पर भरोसा नहीं था। इतनी साफ जगह, इतने सजे लोग, और वह खुद फटे कपड़े, बिखरे बाल, झुकी नजरें। आदित्य उसके साथ साथ चला, बिना जल्दबाजी, बिना दूरी बनाए। अंदर कदम रखते ही रसोई का स्टाफ ठिठक गया। किसी ने फुसफुसाया, किसी ने सवालिया नजर डाली। मैनेजर आगे बढ़ा। उसकी आवाज में संकोच और असहजता थी। सर, ये तो भिखारिन है। किचन में आदित्य की चाल रुक गई। उसने मैनेजर की ओर देखा। ये भिखारिन थी, उसने ठंडे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा। अब यह यहां काम करेगी। किचन में सन्नाटा छा गया। काकी, आदित्य ने रसोई के एक कोने में खड़ी बुजुर्ग महिला को पुकारा। इसे नहाने के लिए ले जाओ, साफ कपड़े दो और पेट भरकर खाना खिलाओ। मीरा को जैसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। काकी ने मीरा का हाथ पकड़ा, वह हाथ जो बरसों से किसी ने थामा नहीं था। बिना डर, बिना गिनती, बिना हिचकिचाहट। नहाने के बाद जब मीरा बाहर आई तो उसके बदन पर एक पुराना लेकिन साफ गुलाबी सलवार सूट था। उसके गीले बाल कंधों पर बिखरे हुए थे। आईने में उसने खुद को देखा तो एक पल के लिए ठिठक गई। धूल और भूख के नीचे जो चेहरा दबा हुआ था वह धीरे धीरे उभर रहा था। सांवली लेकिन सजीव, थकी हुई लेकिन खूबसूरत। काकी ने उसके सामने थाली रखी, दाल, चावल और गर्म रोटियां। मीरा ने पहला निवाला मुंह में रखा और रो पड़ी। यह रोना भूख का नहीं था, यह उस एहसास का था जिसे वह बरसों से नहीं जानती थी, अपनापन। आदित्य दूर खड़ा यह सब देख रहा था। उसके दिल में एक अजीब सा सुकून उतर आया, ऐसा सुकून जो महंगी डील्स और बड़ी तालियों से उसे कभी नहीं मिला था। अगली सुबह मीरा का काम शुरू हुआ। बर्तन, ढेर सारे झूठे बर्तन। स्टाफ उससे दूरी बनाकर रखता। कोई सीधे बात नहीं करता, कोई उसे छूने से बचता। कुछ की नजरें उसे अब भी उसी घाट की लड़की समझती थीं। मीरा चुपचाप काम करती रही, घंटों खड़े रहकर बर्तन मांजती। हाथों में कट लग जाते, साबुन चुभता, कमर दुखती, लेकिन वह एक शब्द नहीं कहती, क्योंकि वह जानती थी बाहर की जिल्लत से यह दर्द बेहतर है। आदित्य अक्सर दूर से उसे देखता, न टोका न सराहा, बस देखा। एक शाम रसोई में अचानक हड़बड़ी मच गई। शाही पनीर के ऑर्डर बहुत ज्यादा थे। मुख्य बावर्ची ने घबराहट में ग्रेवी में नमक ज्यादा डाल दिया था। नया बनाने का वक्त नहीं था। आवाजें तेज होने लगीं। चेहरों पर डर साफ दिख रहा था। मीरा कोने में खड़ी बर्तन धो रही थी। वह आगे बढ़ी, फिर रुक गई, फिर धीरे से बोली, अगर इसमें थोड़ा दूध और भुना हुआ बेसन डाल दें और ऊपर से थोड़ा नींबू का रस, तो नमक कम लगने लगेगा। बावर्ची ने गुस्से से उसकी ओर देखा। तू हमें सिखाएगी?
उसी पल आदित्य किचन में आ गया। रुकिए, उसने कहा, जैसा यह कह रही है वैसा कीजिए। सब चुप हो गए। ग्रेवी दोबारा चढ़ी। थोड़ी देर बाद आदित्य ने चखा। उसकी आंखें ठहर गईं। स्वाद सिर्फ संतुलित नहीं हुआ था, वह और निखर गया था। तुम्हें यह कैसे पता? आदित्य ने मीरा से पूछा। मीरा ने नजरें झुका लीं। मेरी मां जब कभी नमक ज्यादा हो जाता था तो ऐसे ही ठीक करती थी। गरीबी सिखा देती है साहब, खाना फेंकना नहीं, सुधारना। उस दिन के बाद मीरा के काम बदल गए। अब वह सब्जी काटती, मसाले तैयार करती। धीरे धीरे किचन की धड़कन बनती जा रही थी। एक बरसाती दोपहर रेस्टोरेंट खाली था। मीरा मसालों के डिब्बे साफ कर रही थी। आदित्य पास आकर रुका। तुम पढ़ना जानते हो? मीरा ने सिर हिलाया। नहीं। फिर मसाले कैसे पहचानते हो? मीरा ने एक डिब्बा उठाया, आंखें बंद की, गहरी सांस ली। महक से हर मसाले की अपनी कहानी होती है, जैसे हर इंसान की। आदित्य उसे देखता रह गया। उसी पल उसे समझ आया, मीरा साधारण नहीं थी। बारिश की बूंदें खिड़की से अंदर आ रही थीं। आदित्य का हाथ अनजाने में मीरा के हाथ से छू गया। मीरा सिहर उठी, नजरें मिलीं, और उस खामोशी में कुछ ऐसा उतर गया जिसे शब्दों की जरूरत नहीं थी। वक्त अपनी रफ्तार से चलता रहा। रूहानी रसोई अब सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं रह गई थी, उसकी पहचान बदल रही थी। लोग स्वाद की तारीफ करते थे, मसालों की खुशबू की चर्चा करते थे, और बिना नाम लिए उस नए हाथ की बात करते थे जिसने खाने में कोई अलग सी आत्मा भर दी थी। मीरा अब सिर्फ किचन में काम करने वाली लड़की नहीं थी। वह हर सुबह सबसे पहले आती, मसालों को हाथ में लेकर उनकी खुशबू पहचानती। सब्जियां काटते हुए उसके चेहरे पर एक अलग चमक होती, जैसे पहली बार जिंदगी ने उसे अपनाया हो। आदित्य यह सब देखता था, कभी दूर से, कभी चुपचाप पास खड़े होकर। उन दोनों के बीच बातें कम थीं, लेकिन खामोशी गहरी थी। एक दूसरे की मौजूदगी ही काफी लगती थी, लेकिन हर रोशनी के पीछे कोई न कोई साया होता है। आदित्य की मां सुमित्रा देवी, पुरानी सोच, ऊंची नाक और खानदानी इज्जत पर अड़ी हुई। जब उन्हें यह खबर मिली कि उनका बेटा एक घाट की लड़की को रेस्टोरेंट में काम दे रहा है और उससे कुछ ज्यादा ही जुड़ता जा रहा है, तो उनका मन उथल पुथल से भर गया। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस देखा और इंतजार किया। वह दिन बहुत बड़ा दिन था। रूहानी रसोई में शहर के बड़े लोग आए थे, मेयर, व्यापारी और रसूखदार परिवार। हॉल रोशनी से नहा रहा था। मीरा ने उस दिन खास बनारसी थाली तैयार की थी। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिल में गर्व था। जब वह खाना परोसते हुए हॉल में आई तो कुछ निगाहें उस पर टिक गईं। तभी भीड़ में से एक तेज आवाज गूंजी, अरे, ये लड़की तो वही है जो 80 घाट पर कटोरा लेकर बैठती थी। मीरा के कदम रुक गए। वह आवाज एक अमीर औरत की थी, जिसने उसे कभी घाट पर देखा था। हॉल में सन्नाटा छा गया। छी! औरत ने नाक सिकोड़ी। आदित्य, तुमने एक भिखारिन के हाथ का खाना हमें खिला दिया, हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया। मीरा को लगा जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक गई हो। सभी नजरें उसी पर थीं, कुछ में घृणा, कुछ में हैरानी, कुछ में चुप्पी। तब सुमित्रा देवी आगे बढ़ीं। उनका चेहरा सख्त था, आंखों में गुस्सा और शर्म। उन्होंने एक पल भी नहीं रुका और जोर से मीरा के गाल पर एक थप्पड़ मार दिया। निकल जा यहां से, सबके सामने। पनाह दी और तूने हमारी नाक कटवा दी। उनकी आवाज कांप नहीं रही थी। मीरा का गाल जल रहा था, लेकिन उससे ज्यादा उसका दिल। उसने कुछ नहीं कहा, न सफाई दी, न आंसू रोके। बस धीरे से अपना एप्रन खोला और बिना किसी को देखे बाहर निकल गई। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। तेज बारिश में मीरा उसी अंधेरे की ओर भागती चली गई जहां से वह आई थी। आदित्य उस वक्त ऑफिस में था। जब वह शोर सुनकर बाहर आया, हॉल खामोश था। मीरा वहां नहीं थी। पूरी बात सुनते ही उसके भीतर कुछ टूट गया। वह सीधा अपनी मां के सामने खड़ा हुआ। आपने उसे नहीं?
उसकी आवाज भारी हो गई। मेरे दिल को थप्पड़ मारा है। सुमित्रा देवी कुछ कह पाती उससे पहले आदित्य बोल पड़ा। वो भिखारी नहीं थी, वो इस रसोई की अन्नपूर्णा थी। उसने गहरी सांस ली। अगर वह इस घर में नहीं रहेगी तो मैं भी नहीं रहूंगा। उस रात आदित्य ने कोई और बहस नहीं की। वह अपनी गाड़ी लेकर निकल पड़ा। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। हर घाट, हर गली, हर मंदिर, मीरा कहीं नहीं थी। उसका दिल बैठता जा रहा था। क्या वह उसे हमेशा के लिए खो चुका था? रात के 2 बज चुके थे। थका हुआ, टूटा हुआ आदित्य 80 घाट पहुंचा, उसी जगह जहां उसने मीरा को पहली बार देखा था। एक पेड़ के नीचे कोई बैठा था, भीगा हुआ, कांपता हुआ। मीरा। उसने अपने घुटनों में सिर छिपा रखा था। वह रो नहीं रही थी, बस सुन्न बैठी थी। आदित्य दौड़कर उसके पास पहुंचा, अपना कोट उतारकर उसके कंधों पर डाल दिया। मीरा, उसने पुकारा। मीरा ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में शिकायत नहीं थी, बस गहरी उदासी। साहब, आप क्यों आए? उसकी आवाज बुझी हुई थी। मैं यहीं ठीक हूं। कचरे को महल में रखने से वो सोना नहीं बन जाता। आदित्य की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने मीरा का चेहरा अपने हाथों में लिया। तुम कचरा नहीं हो। उसकी आवाज टूट रही थी। तुम मेरी जिंदगी हो। बारिश और तेज हो गई। आदित्य ने उसे सीने से लगा लिया। उस महल में, उस रसोई में और मेरे अंदर सब खाली था। तुमने आकर सब भर दिया। मीरा की सांसें तेज हो गईं। समाज, आपकी मां, उसने धीमे से कहा। आदित्य ने उसे और कसकर थाम लिया। भाड़ में जाए समाज, उसने कहा। इज्जत पैसे से नहीं, चरित्र से होती है, और तुमसे ज्यादा अमीर चरित्र मैंने किसी का नहीं देखा। उसने मीरा की आंखों में देखा। मुझसे शादी करोगी? मीरा की आंखों से बांध टूट गया। वह फूट फूट कर रो पड़ी। यह रोना दर्द का नहीं था, यह उस अपनापन का था जिसकी उसे उम्र भर तलाश थी। उसने धीरे से सिर हिला दिया। आदित्य ने उसे उठाकर बाहों में भर लिया। बारिश और भी तेज हो गई। इसी तरह वह रात गुजरती रही, और फिर बारिश धीरे धीरे थम गई। 80 घाट की सीढ़ियों पर अगली सुबह की पहली रोशनी उतर रही थी। मीरा आदित्य के साथ चुपचाप बैठी थी। दोनों के बीच शब्द नहीं थे, लेकिन अब उस खामोशी में डर नहीं था। एक भरोसा था, ऐसा भरोसा जो किसी वादे से नहीं, सच्चे एहसास से पैदा होता है। फिर आदित्य मीरा को लेकर रूहानी रसोई रेस्टोरेंट पहुंचा। रेस्टोरेंट के दरवाजे दोबारा खुले, लेकिन इस बार माहौल बदला हुआ था। आदित्य ने कोई घोषणा नहीं की, कोई शोर नहीं किया, बस अपने फैसले पर डटा रहा। शुरुआत आसान नहीं थी। समाज की बातें, रिश्तेदारों की फुसफुसाहटें, पुराने मेहमानों की ठंडी निगाहें, सब सामने था। लेकिन मीरा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने वही किया जो उसे आता था, मेहनत। वह फिर से रूहानी रसोई में अपने काम में डूब गई। दिन बीतते गए। मीरा की मेहनत, उसका शांत स्वभाव और आदित्य की आंखों में उसके लिए बढ़ता प्यार, सब कुछ आदित्य की मां देख रही थीं। धीरे धीरे उनके मन की कठोर परतें पिघलने लगीं। उन्हें समझ आने लगा कि मीरा ने उनके बेटे से कुछ छीना नहीं है, बल्कि उसे वह सुकून दिया है जिसकी तलाश वह बरसों से कर रहा था। एक दिन उन्होंने मीरा को पास बुलाया, उसके सिर पर हाथ रखा और बिना किसी शर्त के उसे अपनाने का फैसला कर लिया। अपने इकलौते बेटे की खुशी के लिए कुछ समय बाद सादगी और आशीर्वाद के साथ आदित्य और मीरा की शादी हो गई। न कोई दिखावा, न शोर, बस 2 जिंदगियां जो मेहनत, भरोसे और सम्मान के रिश्ते में बंध गईं।